हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर आधुनिक विश्व इतिहास के अंतर्गत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले दो वीडियो में हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में संक्षेप में चर्चा की थी। किस प्रकार अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी और अमेरिको वेस्पुच के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। फिर किस प्रकार इंग्लैंड ने वहाँ अपने वेश बसाए और इस प्रकार वहाँ 13 यूरोपीय बस्तियाँ स्थापित हो गई, जिसमें अधिकांश लोग अंग्रेज़ थे। और फिर क्यों उन लोगों ने इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष किया। ये सारी चीज़ें हमने पिछले दो वीडियो में देखी थी। आज हम देखते हैं इस स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं किस प्रकार की थी। बोस्टन टी पार्टी जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में मैसाचुसेट्स राज्य की बोस्टन बंदरगाह पर सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में जब अमेरिकियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के जहाज़ों से चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी थी, तो ये घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। सैमुअल एडम्स ने इस समय अमेरिका का नेतृत्व किया था। इस घटना के बाद इंग्लैंड की संसद ने मैसाचुसेट्स को दबाने के लिए कई कठोर कदम उठाए। इसके अंतर्गत बोस्टन बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक कि नष्ट हुई चाय की क्षतिपूर्ति नहीं कर दी जाए। इससे बोस्टन बंदरगाह का आर्थिक विनाश होना निश्चित था। मैसाचुसेट्स के परामर्शदाता जो अब तक उपनिवेश वासी निर्वाचित करते थे, उन्हें अब सम्राट द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। हत्या संबंधी सारे मुकदमे अमेरिकी न्यायालयों से इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों को स्थानांतरित कर दिए गए। मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में सेना रखना वैध बना दिया गया तथा ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने के लिए समुचित आवास की व्यवस्था का भार भी स्थानीय अधिकारियों पर डाल दिया गया। इस प्रकार इन कठोर कदमों के द्वारा एक प्रकार से मैसाचुसेट्स को दबाने की कोशिश की गई। अमेरिकी उपनिवेशों में जो उभरता हुआ असंतोष था इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित कानूनों के विरोध में, तो एक प्रकार से एक संदेश दिया गया कि जो भी इंग्लैंड के खिलाफ कार्य करेगा या उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा उसका दमन कर दिया जाएगा। इन कानूनों का अमेरिका में तो विरोध हुआ ही, इंग्लैंड में भी रॉकिंगहम, विलियम पिट आदि बुद्धिजीवी लोगों ने इन कानूनों का विरोध किया। इन कानूनों के विरोध में बाकी सारे उपनिवेश एक हो गए और उन्होंने मैसाचुसेट्स को आवश्यक सहायता पहुंचाई। वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा, जिसे बाकी सारे उपनिवेशों ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस या प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में आयोजित हुआ। इसमें 12 उपनिवेशों के 56 प्रतिनिधि एकत्रित हुए। जॉर्जिया ने इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया। यह थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में और कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि 13 उपनिवेशों में से कौन से उपनिवेश ने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस जो 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में हुई थी, उसमें जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स तथा सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन तथा पैट्रिक हेनरी, दक्षिणी कैरोलिना के जॉन रूटलेज तथा क्रिस्टोफर गैडस्टेन, रोड आइलैंड के स्टीफन, पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेंसन आदि प्रमुख प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य अभी भी इंग्लैंड से स्वतंत्रता की मांग करना नहीं था, वरन उपनिवेशी चाहते थे कि उनके आंतरिक मामलों में इंग्लैंड की संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करे और उनके आंतरिक मामले में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। सम्मेलन में घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड के सम्राट को भेजा गया। इसमें 1765 ईस्वी के बाद के सभी कानूनों को रद्द करने की प्रार्थना की गई। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये घोषणा पत्र की वनस्पति एक शिकायती पत्र था। तो जिन जिन चीज़ों से उपनिवेशों को इंग्लैंड से शिकायत थी वो सारी बातें लिख करके भेजी गई।
साथ ही अंग्रेजी सामान के बहिष्कार की धमकी भी दी गई कि यदि इंग्लैंड उन सभी कानूनों को रद्द नहीं करता है जो 1765 ईस्वी के बाद लागू किए गए, तो उपनिवेशी अंग्रेजी सामान का बहिष्कार कर देंगे। और इसके साथ ही एक महाद्वीपीय संस्था का भी गठन किया गया जिसने व्यापार बहिष्कार पर निगरानी रखने का काम किया। अंग्रेजी सामान का उपयोग करने वाले लोगों की सूचना इस कांग्रेस को भिजवाने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर में सुरक्षा समितियां बनाई गई। इस प्रकार 22 अक्टूबर 1774 को यह सम्मेलन समाप्त हुआ। साथ ही इस सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि ज़रूरत होने पर दोबारा सम्मेलन बुलाया जा सकता है। इस सम्मेलन के बाद एक घटना हो गई थी जिसे लेक्सिंगटन घटना या कॉनकॉर्ड की घटना कहा जाता है। मैसाचुसेट्स में विभिन्न प्रतिबंधों के कारण स्थिति थोड़ी गंभीर थी। सैमुअल एडम्स और अन्य जो बुद्धिजीवी थे वो जनता को इंग्लैंड के खिलाफ भड़का रहे थे। राजकीय गवर्नर जनरल गेज जो था वो ज़्यादा प्रभावी नहीं था। इसी मध्य बोस्टन से 18 मील दूर कॉन्कर्ड नामक ग्राम में कुछ सैनिक साजो सामान जुटाने की सूचना जब राजकीय जनरल गेज को मिली तो उसने इस सामान को हस्तगत करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी। इस सैनिक टुकड़ी का स्वयंसेवकों की एक टुकड़ी से लेक्सिंगटन गांव के पास झड़प हो गई जिसमें 8 स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना सभी उपनिवेशों में फैल गई। फलस्वरूप कॉनकॉर्ड से जब ये सेना अंग्रेज सेना वापस लौट रही थी तो उसे हजारों स्वयंसेवकों से युद्ध करना पड़ा, टक्कर लेनी पड़ी, जिससे उसके बहुत से सैनिक मारे गए। यह घटना 19 अप्रैल 1775 को हुई थी और इसी घटना से एक प्रकार से कहें कि उपनिवेशों में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। उपनिवेशों ने तय किया कि अब वो किसी भी कंडीशन में इंग्लैंड के अधीन नहीं रहेंगे। इसके बाद द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई 10 मई 1775 को। यह द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस भी फिलाडेल्फिया में हुई और इस कांग्रेस की अध्यक्षता बोस्टन के एक धनी व्यापारी हैंकॉक द्वारा की गई। इस सम्मेलन में न्यूयॉर्क को छोड़कर अन्य सभी उपनिवेशों की सहमति से एक स्वतंत्रता की घोषणा की गई और इसी में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का सेनाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। 4 जुलाई 1776 को 13 बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और इस सम्मेलन में इस घोषणा पत्र का अनुमोदन भी कर दिया गया था। घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य यह था कि जब कोई सरकार मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करे तो जनता ऐसी सरकार को बदल सकती है। घोषणा पत्र में कहा गया कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न करना शामिल है। इस घोषणा पत्र को तैयार करने में थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर शरमन, रॉबर्ट लिविंगस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन द्वारा की गई। रिचर्ड हेनरी ली ने स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा जिसका जॉन एडम्स ने एक प्रकार से हम अनुमोदन किया। इस घोषणा पत्र में यह सिद्धांत दृढ़ता से प्रतिपादित किया गया कि सत्ता का जो स्रोत है वह जनता है और जनता को अपनी सरकार बनाने और ये सरकार यदि उसके हित में कार्य नहीं करे तो उसे बदलने का पूर्ण अधिकार है। इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका के उपनिवेशों पर अत्याचार किए हैं, अतः संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त प्रतिनिधि उपनिवेशों के नागरिकों के नाम से विश्व के सर्वोच्च न्यायाधीश से निवेदन करते हैं कि अब वे स्वतंत्र राज्य के निवासी हैं और इसके साथ ही वे इस समय ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी समस्त निष्ठा से मुक्त हो चुके हैं। उनका ब्रिटेन से अब किसी प्रकार का राजनीतिक संबंध नहीं है। वह युद्ध, शांति, संधि, व्यापार आदि सभी मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त है जो एक स्वतंत्र राज्य को प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता की इस घोषणा के समाचार पर फिलाडेल्फिया, बोस्टन, अन्य स्थानों पर जनता ने उत्सव मनाया, हर्ष प्रकट किया
बंदूकें तोपें चलाई गई। गिरजाघरों में भी एक प्रकार से उनके खुशियाँ मनाई गई। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार की थी। अमेरिकी उपनिवेशों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। प्रारंभ में अंग्रेज सेना का पकड़ा भारी रहा। अंग्रेज सेनापति जनरल हो 1776 में बंकर हिल की लड़ाई में वाशिंगटन को परास्त करने में सफल रहा और उसने आगे बढ़कर फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेजी उपनिवेशों की सेना को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास संसाधनों, सैन्य सामग्री की काफ़ी कमी थी। इस कमी का उल्लेख करते हुए जॉर्ज वाशिंगटन ने लिखा था कि केवल कुछ सैनिकों के पास एक से अधिक कमीजें हैं, बहुतों के पास एक ही फटी पुरानी कमीज है और बहुतों के पास वह भी नहीं है। अधिकांश जवान नंगे पाँव हैं और उनके नंगे पैरों से बहते हुए रक्त द्वारा यह पता चलाया जा सकता है कि वे किधर गए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास राशन भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी कठिन स्थितियों में उन लोगों ने युद्ध किया था। इसके अलावा भयंकर ठंड ने अनेक लोगों को बीमार कर दिया था। कुछ लोग सेना से भागने के लिए भी विवश हुए, परंतु वाशिंगटन के जो समर्थक सैनिक थे वो डटे रहे। यद्यपि अमेरिकियों को फिलाडेल्फिया खाली करना पड़ा, मगर अक्टूबर 1777 में जॉर्ज वाशिंगटन ने एक अन्य अंग्रेज जनरल बुर्गोयन को साराटोगा के स्थान पर पराजित कर दिया और उसे हथियार डालने पर विवश किया। साराटोगा में जैसे ही अंग्रेज़ों की हार हुई, अब फ्रांस, स्पेन आदि यूरोपीय देश भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित हुए। 1778 में फ्रांस, 1779 में स्पेन और 1780 में हॉलैंड अमेरिका के पक्ष में इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। ट्रेवेलियन इस संबंध में लिखते हैं कि फ्रांस का उद्देश्य जो था वो अमेरिका की सहायता करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन में सहायता देकर सप्तवर्षीय युद्ध की पराजय का बदला लेना था। स्पेन भी जिब्राल्टर वापस छीनना चाहता था। हॉलैंड सुदूर पूर्व एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अपने पांव जमाने के लिए एवं इंग्लैंड को अंध महासागर में फंसाए रखना चाहता था। इस प्रकार इन विभिन्न उद्देश्यों से फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता की। जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रांसीसी सेनापति लाफायते के सहयोग से 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्कटाउन के युद्ध में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। कॉर्नवालिस को अपनी तलवार जो है वो वाशिंगटन के पास भेजनी पड़ी। जैसे ही इस पराजय की सूचना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को मिली, उसके मुंह से निकला, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया है। यद्यपि अंग्रेजों की इस पराजय के बाद भी नौसैनिक युद्ध चलता रहा। फ्रांस और स्पेन इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ते रहे, मगर अब उनमें वो उत्साह बाकी नहीं रहा और अंत में इंग्लैंड ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को हुई थी। इस संधि में इंग्लैंड की ओर से रिचर्ड ऑसबोल्ड और अमेरिका की ओर से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भाग लिया। इस संधि में फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया। इस संधि के द्वारा इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ में सेंट लूसिया, टोबागो, अफ्रीका में सेनेगल व गोरी तथा भारत में भी कुछ क्षेत्र मिले। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में माइनॉर्का का टापू मिला। इंग्लैंड व हॉलैंड में युद्ध पूर्व स्थिति वापस लाई गई। नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय की गई। तो इस प्रकार पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 के द्वारा अमेरिका एक प्रकार से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो गया, उसे मान्यता मिल गई स्वतंत्रता की। यद्यपि 4 जुलाई 1774 को उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, मगर तब तक युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड का पलड़ा भारी था और उसे उम्मीद थी कि वह उपनिवेश पर नियंत्रण करने में सफल होगा, मगर जैसे ही वो पराजित हुआ
पेरिस की संधि के द्वारा उसने अमेरिका की स्वतंत्रता को एक प्रकार से कहें स्वीकार कर लिया। हम देखें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की जो पराजय हुई वो एक आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय घटना थी। 1756 से 1763 के मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य, इसमें फ्रांस की पराजय के बाद इंग्लैंड अपने आप को काफ़ी मजबूत और अजेय मान रहा था और उसकी तुलना में अमेरिकी उपनिवेशों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। इंग्लैंड खुद भी उन्हें तुच्छ समझता था। अमेरिका के पास संसाधन, सैनिक सामग्री, गोले बारूद इत्यादि इंग्लैंड की तुलना में काफ़ी कम थे। फिर भी उनकी विजय हुई। कहा जाता है कि उपनिवेशों की विजय के 3 कारण थे: प्रकृति, फ्रांस एवं जॉर्ज वाशिंगटन। एलन नेविन्स एवं हेनरी स्टील क्रोमेगर ने लिखा है, देशभक्तों का सुसंगठित और टोरी या वफादार लोगों का अव्यवस्थित होना ही अमेरिकी उपनिवेशों की सफलता का कारण बना। हम थोड़ा संक्षेप में देखते हैं कि किस प्रकार अमेरिका को सफलता प्राप्त हुई और इंग्लैंड जो है उपनिवेशों के विरुद्ध असफल रहा। प्रारंभ में इंग्लैंड की जो नीति नियंता थे, विशेष तौर से जॉर्ज तृतीय जो कि वहाँ का सम्राट था, वो अपने अहम स्वभाव के कारण लोकप्रिय हो गया था और अपन के कुशल, बुद्धिमान और ईमानदार लोग सरकार से, प्रशासन से धीरे धीरे दूर हो गए थे। फलस्वरूप बाकी जो लोग थे उसके चापलूस, वो अमेरिका की शक्ति का ठीक से अनुमान नहीं लगा पाए। उन्हें अपनी शक्ति पर ज़्यादा भरोसा था कि जब वो फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कर सकते हैं तो अमेरिकी उपनिवेशों को पराजित करना उनके लिए छोटी सी बात है। जनरल गेज ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसने कहा था कि अमेरिका को जीतने के लिए केवल 4 रेजिमेंट पर्याप्त होगी। इस प्रकार वो उनकी शक्ति का पूरा अनुमान नहीं लगा पाए और पराजित हुए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, इंग्लैंड का जो एक वर्ग था, जैसे विग नेता जो थे विलियम पीट, एडमंड बर्क, चार्ल्स फॉक्स आदि की सहानुभूति अमेरिकियों के साथ थी। इसके अलावा अंग्रेज़ सेना के जो कई सैनिक थे वो भी अमेरिकी पक्ष को सही मानते थे, अतः उन्होंने भी मन से युद्ध नहीं किया, या हम कहें युद्ध भावना से उन्होंने युद्ध नहीं किया। इस प्रकार इंग्लैंड के भी जो व्यापारी और प्रभावशाली वर्ग था वो भी अमेरिका से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं था। तो एक प्रकार से कहें इंग्लैंड के ही कुछ लोगों की सहानुभूति अमेरिका के साथ होना एक प्रकार से उनकी सफलता का कारण बना। इसके अलावा इंग्लैंड और अमेरिका के बीच काफ़ी बड़ी दूरी थी। इस दूरी के कारण सैनिक साजो सामान और सैनिक सहायता समय पर वहाँ नहीं पहुँचा सके, और दूसरी ओर युद्ध का जो क्षेत्र भी था वो लगभग 1000 मील के घेरे में फैला हुआ था। अमेरिकी जो सेनापति थे जो इंग्लैंड से भेजे गए सेनापतियों की तुलना में वो अपनी भूमि पर युद्ध कर रहे थे। तो अमेरिकी सेना को या सेनापतियों को अपनी भूमि की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान था, जबकि इंग्लैंड के जो सेनापति थे या उनकी सेना थी उन्हें अमेरिका की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था। इसके कारण भी उन्हें युद्ध में पराजय झेलनी पड़ी और उपनिवेशियों की विजय हुई। जॉर्ज तृतीय पर भी कुछ इतिहासकार दोषारोपण करते हैं। उसकी नीतियों के कारण अमेरिका जो है इंग्लैंड के हाथ से निकल गया। जॉर्ज तृतीय प्रभावशाली होने का स्वप्न देख रहा था, ताकतवर होने का स्वप्न देख रहा था, जिसके कारण योग्य लोग जो थे प्रशासन से धीरे धीरे दूर हो गए। इसके अलावा जॉर्ज तृतीय चापलूस था और वह ईमानदार लोगों का सम्मान नहीं कर सका और वह नाम मात्र के शासक की अपेक्षा पूर्ण रूप से शासन करना चाहता था। उपनिवेशों पर भी उसने निरंकुशता से शासन करने की कोशिश की। 7 वर्षीय युद्ध का जो खर्चा था वो अमेरिकी उपनिवेशों से वसूल करना चाहता था। लॉर्ड नॉर्थ भी ज़्यादा योग्य व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार उन्होंने युद्ध का संचालन भी ठीक से नहीं किया, जिसके कारण भी उन पर युद्ध में हार का उत्तरदायित्व डाला जाता है।
इसके अलावा उपनिवेशों की विजय का जो महत्वपूर्ण कारण था वो जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व था। वाशिंगटन की देशभक्ति, गंभीरता, बुद्धिमानी और साहस के कारण युद्ध उपनिवेशवासी जीत पाए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य, दृढ़ता और विवेक से जॉर्ज वाशिंगटन अंग्रेजी सेना नायकों को परास्त करने में सफल रहा और उसकी इसी धैर्य निष्ठा के कारण उसे रेफेवियस की उपाधि मिली, अर्थात वो युद्ध को लंबा खींच लेता था और शत्रु को थका करके फिर उन्हें पराजित कर देता था। गोल्डविन स्मिथ ने वाशिंगटन और उसकी फौज के बारे में लिखा है कि वाशिंगटन का चरित्र, फौज की घाटी में उसकी फौजों का व्यवहार और उच्च वर्ग की वफादारी, ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों को इंग्लैंड के खिलाफ कहीं सफलता दिलाई। तो इतिहासकार म्यूर जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व के बारे में लिखते हैं कि उसके नेतृत्व में उपनिवेशवासियों के मन में विश्वास तथा साहस उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस महान किंतु दुष्कर संघर्ष में अंतिम विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार संसाधनों की कमी के बावजूद भी देशभक्ति और विदेशियों को अपनी भूमि से खदेड़ने की भावना बहुत बड़ी थी, जिसने इंग्लैंड के सारे संसाधनों और सैनिकों पर ये सारी चीज़ें भारी पड़ी और उपनिवेशवासियों की विजय हुई। फ्रांस का उपनिवेशों के पक्ष में लड़ना भी इनके लिए फ़ायदेमंद रहा। इससे उपनिवेशों का पलड़ा भारी हो गया। बाद में स्पेन, हॉलैंड तथा उपनिवेशों की सहायता से इन लोगों ने इंग्लैंड की जल सेना को काफ़ी परेशान किया और इंग्लैंड के लिए अपनी अमेरिका स्थित सेनाओं को साजो सामान पहुंचाना मुश्किल कर दिया। तो एक प्रकार से फ्रांसीसियों के सहयोग से वाशिंगटन ने यॉर्कटाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया था। तो फ्रांस का सहयोग अमेरिकी उपनिवेशों के लिए काफ़ी मददगार रहा था। अंग्रेजी सेना अमेरिकियों के छापामार युद्ध से निपटने में भी समर्थ नहीं रही। अमेरिकियों ने मुख्य रूप से छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया और इस छापामार युद्ध प्रणाली के कारण इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे भी अपन कहें कि उपनिवेशवासियों की विजय हुई और इंग्लैंड को काफ़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण इस स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकियों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।